एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू वेदांतु नीट मेडिजी चैनल। मेरा नाम है गौरव गुप्ता और मैं आपका फिजिक्स टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई। और ये जो न्यू ईयर है आपके लिए बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी होप्स और बहुत सारी खुशियां लेके आए, ऐसा हम आपको विश करते हैं। एंड यस, यस्टरडे आई कुड नॉट कम लाइव बिकॉज आई वॉज समवेयर आउट स्टेशन। मैं आपसे बात नहीं कर पाया था, बट यस कोई नहीं, एक दिन लेट है ना। सो बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। कैसा रहा आपका हैप्पी न्यू ईयर, कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। और उसके साथ साथ गोल्स भी बनाए होंगे आपने अपनी लाइफ के लिए कि आपको क्या क्या अचीव करना है। ये हमेशा हमें करना चाहिए नए साल में। सो हाउ आर यू एवरीवन। बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं हम। सो हाय स्नेहा, हेलो सुदर्शन, हाय सुकन्या, हे नेहा, हेलो खुशी, यस यस हैप्पी न्यू ईयर, हाय हर्षदा, हेलो खुशबू। ओके, ग्रेट टू सी यू ऑल अगेन। ओके चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं ना। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, नीट स्प्रिंट 2020। तो आज बहुत बड़ा दिन है। आई होप बहुत सारे लोगों को इसका वेट रहा होगा। तो अब हमने जब ऑनलाइन पाठशाला फिनिश कर ली है तो अब हम करने वाले नीट स्प्रिंट 2020, जहां पे हम थोड़ा थ्योरी का रिवीजन और साथ साथ में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले क्लास में, जो कि आपके लिए नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ना बच्चों। इसमें एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा हमारा कि आपको वो चैप्टर थोड़ा रिवाइज करके आना होगा सो दैट आपको कंफर्टेबल लगे जब हम वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे। वैसे आपको समझ में आ जाएगा पूरा सेशन बिकॉज विल बी एक्सप्लेनिंग ब्यूटिफुली ईच एंड एवरी क्वेश्चन, है ना। चलो बच्चों, यस हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स पे। आपको इन दो चीजों से या इन दो टॉपिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा, एक या दो मिल सकते हैं, बट हर एक चैप्टर में बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स की जरूरत पड़ती ही है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्जांपल ले लीजिए, मैकेनिक्स में तो है ही, मैग्नेटिज्म, एवरीवेयर आपको वेक्टर्स की जरूरत पड़ने वाली है और बेसिक मैथ्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आज मैं आपको बेसिक फॉर्मूले बता दूंगा इन दोनों चैप्टर्स के और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स जो कि यूज होते हैं हमारे फिजिक्स में, वो न्यूमेरिकल्स हम आप आपके क्लास में कर लेंगे। यस बच्चों, तो प्लीज लास्ट तक देखना है सेशन। और सबसे पहले तो आप अगर न्यू हो इस चैनल पे और अगर आपने अभी तक हमारे इस अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो बच्चे जो अभी नीट देने वाले हैं 2020 में वो कुछ भी मिस आउट ना करें और उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। यस बच्चों, ऑल्सो बच्चों एक बहुत अच्छा न्यूज आप सभी के लिए, जो वेदांतु का ऐप है विच इज अवेलेबल इन द प्ले स्टोर, उसको अभी प्ले स्टोर में यूजर्स चॉइस अवार्ड मिला है। मतलब बेस्ट ऐप का अवार्ड मिला एक पर्टिकुलर कैटेगरी में। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, दैट्स वेरी ह्यूज। और वो सब आपके सपोर्ट की वजह से हो पाया है। आप एक बार जरूर चेकआउट करना इस ऐप को। यहाँ पे लाइव क्लासेस होती है बच्चों, उन लाइव क्लासेस में हम लीडर बोर्ड कराते हैं, आपको क्विजेस कराते हैं, आपको दिखाते हैं आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, कंपेयर कर सकते हो दूसरों के साथ। सो दीज लाइव क्लासेस आर हैपनिंग इन द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ वेदांतु। वेदांतु का अपना इंडिजिनस मतलब खुद का बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म है। अब आ जाते हैं हमारी पढ़ाई पे, है ना बच्चों। तो चलो शुरू कर लेते हैं। एंड सबसे पहले हम आज करने वाले हैं वेक्टर्स। और वेक्टर में कुछ बेसिक से पहले हम बातें कर लेंगे। वो बेसिक्स जब हमारे क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम जाएंगे आगे की तरफ और हम करेंगे कुछ अमेजिंग न्यूमेरिकल्स। चलो बच्चों, सबसे पहला कंसेप्ट जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है यहां पे सबसे पहला कंसेप्ट? सबसे पहले लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वैसे तो ऑनलाइन पाठशाला में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, बट फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में है वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का जो नॉर्मल सा डेफिनेशन होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, वो कुछ ऐसे होता है। आपके पास अगर कोई ए वेक्टर है और अगर आपको इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब इसकी डायरेक्शन वाली वेक्टर चाहिए, तो उसको आप लिखते हैं ए कैप। तो बच्चों आपने सुना होगा आई कैप, जे कैप, के कैप। जैसे आई कैप होता है यूनिट वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन, जे कैप होता है यूनिट वेक्टर इन द वाई डायरेक्शन और के कैप होता है यूनिट वेक्टर इन द जेड डायरेक्शन।
तो वैसे ही किसी भी रैंडम वेक्टर के लिए जो उसका यूनिट वेक्टर होगा यानी कि डायरेक्शन को बताएगा उसे हम ए कैप लिखते हैं इन जनरल। आई कैप, जे कैप, के कैप स्पेसिफिक हो गए एक्स वाई और जेड एक्सेस के लिए। तो जब भी आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं तो सिंपल फॉर्मूला होता है बच्चों ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। देखो ये ऐसे आप निकाल लेते हैं इसका यूनिट वेक्टर। तो क्या फॉर्मूला लिखा, ए कैप जो कि डायरेक्शन बताता है, फॉर्मूला है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और इसे समझ लेते हैं एंड वील मूव अहेड। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर विच इज 4i प्लस 3j कैप, ठीक है, 4i प्लस 3j गिवन है, और अगर आपको ए वेक्टर की यूनिट वेक्टर चाहिए तो अभी अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया गया, द फॉर्मूला वाज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, ए वेक्टर क्या है 4i प्लस 3j, राइट, डिवाइडेड बाय मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का आप ऐसे लिखते हैं अंडर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर। ये जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड। कैलकुलेट करो, ये आंसर आ जाएगा 5। तो सिंपली आप डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर विच इज 5। तो बच्चों आपका एक वेक्टर बना, यूनिट वेक्टर का इक्वेशन क्या बना, देखो 4/5i प्लस 3/5j, ये कहलाता है आपका यूनिट वेक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन वेक्टर। क्या समझ में आ गया सभी को? सिंपली इफ यू वांट यूनिट वेक्टर आप वेक्टर लिखिए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ द वेक्टर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए एक और चीज, ये जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, इसका नाम यूनिट वेक्टर क्यों पड़ा? आखिर इसका नाम यूनिट वेक्टर है क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? हमेशा 1 होता है। आप चाहो तो इस यूनिट वेक्टर के लिए भी आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए एक बार, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ, मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, यूनिट वेक्टर लिख के मॉड लगा दिया। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखो कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करिए आप, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। तो आंसर क्या आएगा, देखो 4 स्क्वायर विल बी 16, 3 स्क्वायर विल बी 9 और ये 5 स्क्वायर दोनों तरफ हो जाएगा 25। तो 25 स्क्वायर और ऊपर भी बचेगा 16 प्लस 9 यानी कि 25। तो बेसिकली दोनों कैंसिल होके बन जाएंगे 1 और आंसर आ जाएगा आपका 1। तो क्या क्या चीजें हमें सीखने को है, देखो वेक्टर के पास दो चीजें होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कहलाता है मॉड ए और डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर कहलाता है ए कैप। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, ए वेक्टर इज ए कैप एंड मॉड ऑफ ए। तो ऐसे लिखते हैं ना 5i 6j, तो 5 बताता है मैग्नीट्यूड, i और j बताते हैं डायरेक्शन। क्या क्लियर हो गया? यस। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए सो दैट वी कैन मूव अहेड। सिंपल सा कंसेप्ट है बट काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइनली 1 आ जाता है। यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन बताता है और ये जो मैग्नीट्यूड है ऑब्वियसली वो मैग्नीट्यूड बताता है ना, मॉड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। अगर दो वेक्टर इक्वल होने हैं बच्चों, अगर आपको ऐसा कंडीशन दिया है कि 2 वेक्टर्स आर इक्वल, तो हमेशा वो दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में इक्वल होने चाहिए। समझ आया? अगर आपको दो वेक्टर बोला गया है इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर का मतलब होता है वो दो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में भी सेम है और डायरेक्शन में भी सेम है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए अब आप लोग, एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, ट्राई करिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ए बी सी और डी? कम ऑन। सो इफ p वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर, है ना, मतलब दोनों इक्वल वेक्टर्स गिवन है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है? चलिए एवरीवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ओके, तो बहुत सारे बच्चे डी कह रहे हैं। ओके ओके, नाइस नाइस, यस यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत जल्दी आप लोगों ने आंसर दे दिया, आई एम ग्लैड विद दैट, वेरी गुड एवरीवन, नाइस जॉब। डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्यों होगा डी करेक्ट आंसर। यस,
चलो देखो एक्सप्लेनेशन, मजा आएगा आपको, ध्यान से सुनना। हमें गिवन है कि p वेक्टर और q वेक्टर इक्वल हैं। अभी अभी हमने देखा था कि अगर वो इक्वल वेक्टर्स होंगे तो उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अगर आप पहले वाले ऑप्शन की बात करेंगे तो उसका कहना है कि p कैप इज इक्वल टू q कैप, और ये कैप मतलब डायरेक्शन होता है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है बिकॉज इट सेज कि बोथ द वेक्टर्स आर हैविंग सेम डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन? क्योंकि हमेशा कैप जो होता है वो हमेशा डायरेक्शन बताता है, यानी कि यूनिट वेक्टर। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड में अगर हम आ जाएं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। तो बच्चों जब भी कैप दिखे वो यूनिट वेक्टर है, अगर मॉड लग गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर है। तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का कितना होता है? 1। तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, एंड ऑब्वियसली 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है बच्चों। तो ये सही है ना, ये भी बिल्कुल सही है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन कहता है P इंटू क्यू वेक्टर। देखो Q कैप और P कैप क्या सेम है ना? Q कैप और P कैप सेम है क्या? दोनों डायरेक्शन सेम है। ऑल्सो बच्चों P और Q भी तो सेम है क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो अगर आप इन दोनों पे फोकस करोगे तो P उसका मैग्नीट्यूड है, Q इसका मैग्नीट्यूड है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। Q कैप दूसरे वाले का डायरेक्शन है, P कैप पहले वाले का डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट भी सेम होगा दोनों का। तो जो चीज सेम नहीं होगी वो है ये, है ना, ये चीज सेम नहीं होगी। और वैसे भी आपको साफ साफ दिख रहा है, दो वेक्टर्स को इधर ऐड किया है और इस तरफ यूनिट वेक्टर को ऐड किया है, तो वो इक्वल नहीं होंगे। समझ आ गया सभी को? यस। तो डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब जो करेक्ट नहीं है बट हमारे लिए तो करेक्ट चॉइस वही है ना बच्चों? जोश हाई है या नहीं है नीट एग्जाम के लिए? क्या लग रहा है आपको? देखो वेक्टर्स को हल्के में मत लेना, ठीक है? इफ यू डू अ मिस्टेक इन वेक्टर्स, आप बहुत सारे फिजिक्स के और चैप्टर्स में मिस्टेक कर दोगे। तो जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, है ना? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। डी वॉज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। द एक्सप्रेशन, एक आपको एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पे वेक्टर का। ही इज आस्किंग व्हाट काइंड ऑफ वेक्टर इज दिस। चलिए बहुत बढ़िया, कोई नहीं, सिली मिस्टेक हो जाते हैं बट दिस टाइम ट्राई टू डू वेल। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये जो वेक्टर गिवन है वो एक यूनिट वेक्टर है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ये नल वेक्टर है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है √2, और चौथा ऑप्शन है ये स्केलर है। तो ये तो सरासर झूठ है ना? सफेद झूठ है, सफेद के ऊपर काला झूठ है, जो भी कह लो आप। तो ये तो बिल्कुल मत देना। डी जिसने दिया मतलब बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो ए, बी और सी में क्या लग रहा है आपको? चलिए सब लोग एक सुर में कह रहे हैं ए है ना? नो डाउट इन दिस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर होगा बच्चों 1/2, प्लस यहां पे भी 1/√2 है तो ये भी 1/2। सॉल्व करोगे आप तो 1/2 प्लस 1/2 इज 1, तो √1 आंसर, यानी कि यूनिट वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है? नल वेक्टर तो जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसे कहते हैं, ठीक है बच्चों? और वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 है ही नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। ओके चलिए बहुत अच्छे, लेट्स मूव अहेड नाउ। ये क्वेश्चन ट्राई करिए। एंगल मेड बाय द वेक्टर i कैप प्लस j कैप विथ x एक्सिस इज। तो आई होप आपने पढ़ा होगा कि दो वेक्टर्स के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है और अगर दोनों वेक्टर्स आपको गिवन हैं तो कैसे निकालते हैं उनके बीच का एंगल। ट्राई करिए एक बार। सो वन वेक्टर इज गिवन एज i कैप प्लस j कैप, दूसरा वेक्टर है आपका x एक्सिस के डायरेक्शन पे। तो दो वेक्टर्स गिवन है बच्चों। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं a, है ना? बहुत सारे बच्चों का कहना a है। a मतलब कि 90 डिग्री। अच्छा ओके चलिए देखते हैं। सो इस टाइम डेमोक्रेसी अलाइव है हमारी क्लास में। कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, ज्यादातर बच्चे ए कह रहे हैं और बहुत सारे बच्चे बी भी कह रहे हैं। ओके सी तो अलग सा दिख रहा है ना, 22.5 ये तो होगा नहीं ऑप्शन, ऐसा लग रहा होगा आपको, है ना? अच्छा ठीक है, ए और बी चलो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, ठीक है? बहुत सारे बच्चों ने ए बोला है, देखते हैं क्या सही है। सो ओ माय गॉड, करेक्ट ऑप्शन तो बच्चों बी है। चलो जिनका बी आया बहुत अच्छे, जिनका ए आया देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? सो कैसे आएगा बी देखते हैं एक बार।
देखो एक सिंपल सा फंडा होता है डॉट प्रोडक्ट का, तो जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए बच्चों, आप डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए बी कॉस थीटा। समझ आया क्या? इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे ये ए वेक्टर है, यहां पे बी वेक्टर है, बट यहां पे ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट? और यहां से आपको मिल जाएगा थीटा। तो चलो ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन। ए डॉट बी लिखते हैं। पहला वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है विच इज आई कैप प्लस जे कैप। दूसरा वेक्टर कौन सा बच्चों, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा वेक्टर है एक्स एक्सिस, और कोई भी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस में है तो उसका यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। अरे एक्स एक्सिस में तो सिर्फ आई कैप ही होगा, है ना। तो सिंपल तरीका जो है इसको सॉल्व करने का वो कुछ ऐसा है। देखो अगर आप लिखोगे ए डॉट बी, तो पहला वेक्टर आप लिख लो पहले आई कैप प्लस जे कैप। ये वैसे लंबा तरीका है सॉल्व करने का, मैं आपको एक और तरीका सिखा दूंगा। तो आई प्लस जे डॉट बी वेक्टर यानी कि आई कैप, समझ में आया? ये आपका गिवन वेक्टर है और ये एक्स एक्सिस है, इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो अगर ये i प्लस जे है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो इसका रूट 2 आ जाएगा मैग्नीट्यूड। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो तो दिख रहा है आपको, सिर्फ 1 ही है, तो इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। अब बात हो चुका है, देखो ध्यान से देखो, i डॉट आई होता है बच्चों 1, i डॉट जे होता 0, तो इस साइड आ जाएगा सिर्फ 1, उस साइड आ जाएगा रूट 2 इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज 1 अपॉन रूट 2, और कॉस थीटा 1 अपॉन रूट 2 तब होता है जब थीटा की वैल्यू हो जाती है 45 डिग्री। क्या फील आई क्वेश्चन की? है ना, सिंपल है बहुत, ठीक है। एग्जैक्टली कुछ बच्चे कह रहे हैं हलवा क्वेश्चन है, कुछ बच्चे कह रहे हैं भूख लग रही है, हलवे का नाम मत लो, बट यस दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट, ओके। चलिए यस बताइए, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखाऊंगा, और ये कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा ना एनिमेशन के थ्रू सिखाऊंगा। एक सेकंड आप रुक जाओ बस, ठीक है। आई विल ट्राई टू शो यू एन एनिमेशन, और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा उस एनिमेशन को देख के, और आपको पूरी पूरी फील आ जाएगी बच्चों ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, ठीक है। थोड़ा सा बस आप वेट करिए एक सेकेंड। आई एम जस्ट लाइव, यही हूं मैं, आप कहीं नहीं जा रहा, बट मैं आपको एक एनिमेशन दिखाने वाला हूं। काफी ज्यादा आपको मजा आएगा इसको देख के, और आपको पूरी पूरी फील आ जाएगी वेक्टर एडिशन में इस लॉ की। देखो ध्यान से देखो। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, वेक्टर एडिशन सिखा रहा हूं मैं आपको, ऐसी फील आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। यहां पे आपको फील आ जाएगी पूरी वेक्टर एडिशन की। तो देखो ध्यान से, ये जो वेक्टर्स हैं इनको मैं ऐसे मूव कर सकता हूं, और मैं कुछ भी कर सकता हूं। ट्राइंगल लॉ को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखो बच्चों ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? ट्राइंगल लॉ कहता है अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये रेड वाला वेक्टर और ये ब्लू वाला वेक्टर, तो आप उनको एक ऑर्डर में ड्रॉ कर लीजिए। ऑर्डर का मतलब क्या है बच्चों? यहां पे देखो, रेड वाले वेक्टर का डायरेक्शन ये है, ब्लू वाले वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो इनका एक ऑर्डर हो गया ना, ऐसे है ना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो अगर आप उनको इनका रिजल्टेंट चाहिए तो आप इस ऑर्डर के ऑपोजिट ऑर्डर में जाके रिजल्टेंट पा सकते हैं इफ यू क्लोज द ट्राइंगल। मैं समझ गया, आपको थोड़ी सी कम फील आई, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। देखो आप अगर दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो ट्राइंगल लॉ कहता है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट होगा थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल, और इसका जो ऑर्डर है वो ऑपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का ऑर्डर ऐसे है तो इसका ऑर्डर इस तरफ से हो जाएगा। देखो ध्यान से, है ना, तो ये इस तरफ से है और ये इस तरफ से है। अब आप इन वेक्टर्स को देखो, मैग्नीट्यूड चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, आपको रिजल्टेंट चेंज होता हुआ दिख जाएगा। देखो एक वेक्टर ये वाला, एक दूसरा वेक्टर ये वाला, ये जो थर्ड क्लोजिंग साइड है वो उसका रिजल्टेंट है। क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी कर लो आप, यहां पे ले आओ, अगर यहां पे ऐसे ले आएंगे, ये रेड वेक्टर, ये ब्लू वेक्टर, इनका ऑर्डर ऐसा है, तो इनका जो रिजल्टेंट है उसका ऑर्डर ऐसा हो गया। फील आ गई क्या आपको वेक्टर एडिशन की? देखो, है ना, तो ये कहलाता है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कहीं भी आप लेके जाओ और आप देख सकते हो कि रिजल्टेंट कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे, एंड मैंने आपको ट्राइंगल लॉ समझा दिया है। अब आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए, ओके, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन।
ट्राइंगल के साथ खेल रहे हैं, एग्जैक्टली यस, खेल खेल में आपको लर्निंग हो रही है, राइट। क्या आंसर है इसका? बहुत सारे बच्चों ने ए बोला है। विल जस्ट चेक व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसने बोला कि 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, ये तीसरा फोर्स है। अगर ऐसा कोई फोर्स एक्ट करेगा किसी बॉडी पे तो उसकी वेलोसिटी का क्या होगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं करेक्ट आंसर क्या है इसका। यस, करेक्ट आंसर इज ए। बहुत सारे बच्चों ने ए बोला था। देखो बच्चों, इसने क्या बोला, 3 फोर्सेस स्टार्ट एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर। एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, उस पे अचानक से 3 फोर्सेस एक्ट करना शुरू कर देते हैं, और ये 3 फोर्सेस हैं आपको जो गिवन है। उसने पूछा कि क्या होगा जब ये तीनों फोर्स एक्ट करने लग जाएंगे, क्या वेलोसिटी अनचेंज रहेगी, क्या वो कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या फिर क्या होगा, है ना। तो देखो इसका सिंपल सा कंसेप्ट क्या था, अपना ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करो। 3 फोर्सेस हैं, एक बार आप सबसे पहले ना इन दोनों फोर्सेस को कंसीडर करो, ए बी और बी सी। तो अगर ये 2 फोर्सेस इस तरह से हैं तो आपने अभी भी देखा है ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग इनका रिजल्टेंट होगा बच्चों इस तरफ, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, क्योंकि इनका ऑर्डर ऐसा है ना, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर इस तरफ से होगा। और अगर आप तीसरा फोर्स देखेंगे तो ये तीसरा फोर्स इस रिजल्टेंट को बैलेंस कर रहा है, मतलब बेसिकली नेट फोर्स यहां पे 0 है, क्योंकि रिजल्टेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगा हुआ है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। और हमेशा याद रखना, जब भी एक क्लोज्ड पॉलीगन आपको गिवन है फोर्सेस का, तो हमेशा नेट फोर्स 0 होता है। पॉलीगन लॉ भी बोलते हैं इसको। देखो अगर एक ऐसे आपको गिवन है ना क्लोज्ड पॉलीगन ऑफ द वेक्टर्स ऐसा, तो हमेशा आप कहते हो कि नेट फोर्स यहाँ पे या नेट वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ पे 0 होता है, याद रखिएगा। दैट कैन एक्ट एज अ शॉर्टकट फॉर यू। तो अगर नेट फोर्स 0 है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। गॉट इट? चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ। ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, विच इज वेरी सिमिलर टू ट्राइंगल लॉ, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं P और Q, और अगर आप उनका रिजल्टेंट चाहते हैं तो फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना। ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। कुछ याद आया क्या? सभी ने फॉर्मूला देखा हुआ है? यस और नो? आई थिंक देखा हुआ है ना। एंड ऑल्सो ये जो रिजल्टेंट का एंगल होता है विथ p वेक्टर, उसको हम अल्फा बोलते हैं, और tan अल्फा का फॉर्मूला होता है ये q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, जहां पे थीटा है एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। यस बच्चों, तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एंड इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, या फिर आपको मिल जाएगा बाद में। ये क्वेश्चन ट्राई करो अब आप, ये करके दिखाओ। चलो, सो p डॉट q 0 है एंड p क्रॉस r भी 0 है, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन q एंड r? q और r में क्या एंगल होगा? कम ऑन एवरीवन, ट्राई करिए ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। समवन इज सेइंग D यानी कि 180, समवन इज सेइंग A यानी कि 0। ओके, किसी ने B भी बोला? यस। हाँ देखो, आज का जो चैप्टर है वो कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है एग्जैक्टली। सम ऑफ यू आर टेलिंग कि सर ये सब पढ़ चुके हैं, यस, बट प्रैक्टिस कर लो आप, सो दैट इट बिकम्स गुड फॉर यू। प्रतीक्षा हैज कम, ओके। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है इसका? बी आ रहा है, 90 डिग्री। ओके, देखो बहुत आसान है, देखते हैं एक बार ट्राई करते हैं ना। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है ये चेक कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने ए भी बोला था, अभी बहुत सारे बच्चे बी बोल रहे हैं। सो लेट मी चेक व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, वेरी गुड एवरीवन, नाइस। कुछ लोग डी कह रहे हैं अभी भी। तो देखो कुछ भी नहीं है। इफ यू हैव डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो याद रखना डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है पी क्यू कॉस थीटा, है ना बच्चों। अब सोचो कॉस थीटा 0 कब होगा? जब थीटा के वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। क्या हम बोल सकते हैं कॉस थीटा 0 हो जाएगा अगर थीटा 90 है? इसका मतलब ये हुआ कि P और Q एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गई कि P और Q क्या है? परपेंडिकुलर है। बट उसने तो हमसे Q और R के बीच का एंगल पूछा है। अभी बात करते हैं। और सेकेंड में लिखा है P क्रॉस R इज 0। P क्रॉस R का मतलब हो जाएगा PR साइन थीटा, और ये कब 0 होगा? जब ये साइन थीटा 0 हो जाए। साइन थीटा 0 होगा जब थीटा 0 हो जाए,
थीटा 0 होने का मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब P और R पैरेलल हैं, P और Q परपेंडिकुलर हैं, तो Q और R का क्या होगा? सिंपल है ना, IQ वाला क्वेश्चन है। देखो ये डायग्राम देख लो, तो P और Q ये दोनों परपेंडिकुलर है, देखो Q इधर है और P इधर है, और R जो है वो P के पैरेलल आया, तो ऑब्वियसली Q और R भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। समझ आया? तो आंसर आ जाएगा आपका 90 डिग्री। डायग्राम से देख लो ना आप, है ना, Q इधर है, P इधर है परपेंडिकुलर, R P के पैरेलल है, तो R और Q क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे, राइट। चलिए अब आ जाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स पे, और आपको मैं दिखा देता हूं कुछ फॉर्मूले बेसिक मैथमेटिक्स के। अच्छा ये मत सोचना कि हमने वेक्टर्स पूरा सीख लिया या फिर हमने पूरा पढ़ लिया, अब हो गया, वेक्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी जितने भी आप नीट स्प्रिंट में टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे काइनेमेटिक्स होगा नेक्स्ट क्लास में, हर जगह वेक्टर्स आने वाला है, तो आपको बेसिक्स करा दिया गया है वेक्टर्स का, और आपको लॉज बता दिए गए हैं वेक्टर्स के। अब जो टॉपिक्स होंगे उसमें उसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है, और सेम चीज होने वाली है बेसिक मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है। ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको कोई रटा नहीं सकता, है ना, मैं आपको ऐसे कोई घोल बना के नहीं दे सकता, बट यू नीड टू रिमेंबर देम। अगर आप ये सब याद रखेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो एक बार देख लो सारे फॉर्मूले, है ना, मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ऐसे मेरे ख्याल से, और आप ये खुद कर सकते हैं। तो प्लीज आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर हमने जो प्लान किया है अपनी तरफ से आप सभी के लिए वो ये है कि हर स्प्रिंट का जो पीडीएफ होगा, राइट, उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले हम आपको देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको अलग से किसी फॉर्मूला नोट्स पे रिलाई नहीं करना पड़े, और आपको सारे पीडीएफ्स डाउनलोड करने के बाद फॉर्मूले, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन सब कुछ एक जगह मिल जाए, ताकि आप एक इफेक्टिव रिवीजन कर सकें आपके नीट एग्जाम के लिए इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बेसिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले यहां पे रखे हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स जब होगा उसके फॉर्मूले भी वहां पे डाल दिए जाएंगे। तो एक बार देख लीजिए सारे फॉर्मूले, लाइक a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर, बहुत सिंपल है। a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की भी कई बार आपको जरूरत पड़ जाती है, और a प्लस बी क्यूब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब फॉर्मूले आप एक बार जल्दी से याद कर लीजिएगा, ठीक है, कीप रिवाइजिंग देम। ओके, नेक्स्ट, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखते हैं, कई बार आप डर जाते हैं मैथमेटिक्स आ गया कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का कोई इक्वेशन आपको गिवन है इक्वल टू 0 का, देन 2 रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक के, आई थिंक आपको पता होगा। तो 2 रूट्स को या तो आप इन 2 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ पे एक प्लस माइनस 2 रूट्स आपको मिल जाते हैं, और एल्स आप उसको एक अरेंजमेंट भी हम करते हैं ना प्लस माइनस वाले टर्म्स में लिख के, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दैट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये आपको फॉर्मूला दे दिया गया है, ठीक है। ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ये तो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इनकी वजह से आपसे कई बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, और अगर आप बोर्ड्स के कुछ डेरिवेशंस उठाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पावर का जो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है ऑल्टरनेटिंग करंट में, वहां पे इन सब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से ये सब फॉर्मूले देख लीजिए और याद कर लीजिएगा, ओके, कई बार इनकी जरूरत पड़ती है हमें। तो सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, और कुछ रिलेशंस आपको गिवन है ट्रिग्नोमेट्री वाले, तो एक बार इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगेन सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ओके। सो मैथ्स आते ही कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो बहुत परेशानी वाली बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओके, एंड यू विल बी डन। क्योंकि नीट में बहुत ज्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट यू शुड बी स्ट्रांग विद इट। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये किसका फॉर्मूला है? चलो मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला दिखाया है स्लाइड में, है ना, कौन बताएगा ये किसके फॉर्मूले हैं, क्या है ये, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मैंने इसमें कोई हेडिंग नहीं रखी इस स्लाइड में, है ना, क्या किस चीज के फॉर्मूले हैं ये बताना एक बार। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसको क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन, एग्जैक्टली। चलो कम से कम इतना पता है ना हमें, गुड। वैसे मुझे पता है कि आप ये फॉर्मूले भी जानते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। ये सारे के सारे फॉर्मूले बच्चों डिफरेंशिएशन के हैं। अब डिफरेंशिएशन का आपको फोबिया होता है, इसमें कुछ कोई भी बड़ी बात नहीं है, और जो नीट का डिफरेंशिएशन है वो तो बहुत ही बेसिक डिफरेंशिएशन होता है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा डिफरेंशिएशन वाले, तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही सिंपल है, बट उसके लिए एटलीस्ट आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। तो एक बार देख लीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन एक्स। यही चीज इंटीग्रेशन में उल्टी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर आप कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको साइन एक्स मिलेगा, अगर आप साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको माइनस कॉस एक्स मिलेगा। तो
इस डायरेक्शन में जाएंगे तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो इंटीग्रेशन हो रहा है। समझ में आया सभी को, है ना? तो ये सारे फॉर्मूले एक बार देख लो और आपको याद होना चाहिए। tan x का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन इज माइनस cos स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन इज tan x sec x। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो नहीं लिखा है, एक्चुअली बहुत कॉमन होता है वो ये वाला है कि d बाई डी एक्स एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है nx पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये भी एक बहुत सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आई होप आपने लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर जो भी है। एंड नाउ आई एम मूविंग अहेड। ओके, सो 1 सेकेंड। हाँ, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन। वैसे ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, बट देखो हमें अलग से डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, है ना? ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके सिलेबस में बेसिक मैथ्स नहीं है, बट जो फिजिक्स है उसमें जरूरत पड़ती है बेसिक मैथ्स की। तो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी उसी टर्म्स में कर रहे हैं, राइट? तो हमें एक इक्वेशन गिवन है, आपको बताना है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो आज का सेशन जैसा कि मैंने आपको बोला बहुत बेसिक सेशन है, नाम ही इसका बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर्स। सिलेबस में दोनों ही चीजें ऐसी स्पेसिफाइड नहीं है कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बट बोथ आर द टूल्स यूजफुल फॉर होल फिजिक्स। तो आज का सेशन अगर कोई मिस कर रहा है देन ही इज मिसिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल टॉपिक। ओके, तो प्लीज लास्ट तक देखो और एक बार इसको फिनिश करके जाओ आज यहां से। बहुत सारे बच्चे सी कह रहे हैं इसका आंसर, है ना? ओके ओके, प्रतीक्षा, दीपक, साधना, मनीषा, ओके, प्रिंसी इज ऑल्सो सेइंग इट्स सी। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर, है ना? मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, सी इज करेक्ट, ऑब्वियसली सी इज करेक्ट। और आसान है, इनिशियल का मतलब होता है एट टाइम t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे क्या वेलोसिटी है ऐसा पूछ रहे हैं हमसे। तो देखो बहुत सिंपल है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, पोजीशन वेरीज एट x इक्वल टू दिस, ही इज आस्किंग वेलोसिटी। तो बच्चों आपको शायद पता होगा कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय dx डिवाइडेड बाय dt, और dx बाय dt लिखने का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन। तो अगर इस पूरे टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा? t क्यूब का डिफरेंशिएशन विल बी 3t स्क्वायर। अब एक बार करके बता रहा हूं ये कैसे आया। सो t क्यूब का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं, आपके पास t पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है nt पावर n माइनस 1। यहां पे n के जगह में 3 लिखा हुआ है तो आपको मिलेगा 3t पावर 3 माइनस 1 विच वुड बिकम इवेंचुअली 3t स्क्वायर, है ना? माइनस 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 सामने आएगा, 3 इज अ कांस्टेंट, वो बाहर रहेगा। सो 3 2 जा 6 इंटू t, बिकॉज 2 माइनस 1 विल बी ओनली 1, एंड प्लस अब बच्चों 12 बाहर और t का डिफरेंशिएशन 1, तो सिर्फ 12 लिखेंगे हम लोग। एंड देन 20, यानी कि अगर कोई कांस्टेंट अकेला मिला है तो उसे मार देना, 0 कर देना, इसका मतलब ये है ना, अकेला देख के, तो वो 0 हो गया। एंड देन दिस इज योर इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। फिर उन्होंने पूछा बताओ वेलोसिटी कितनी है, कब? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब टाइम t था 0, तो यहाँ पे टाइम t 0, यहाँ पे टाइम t 0, आंसर कितना आ जाएगा? 12। तो आंसर फॉर वेलोसिटी विल बी 12 मीटर पर सेकेंड। एंड आई एम ग्लैड कि बहुत सारे बच्चों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था, है ना? चलो, तो देखो आज हमने बेसिक फॉर्मूले देख लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, बट जैसा कि मैंने आपको बताया इसका असली यूज इस सेशन का तब होगा जब हम काइनेमेटिक्स जैसा कोई चैप्टर करेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, है ना? तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे वेयर यू विल नीड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब ये है आपका फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे x पावर n dx का, तो उसका फॉर्मूला होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर आप 1 बाई x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आता है नेचुरल लॉग x। ये प्लस सी लिखते हैं क्योंकि अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो हम प्लस सी लिख लेते हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन जहां पे आप लिमिट्स डालते हैं, लिमिट्स डालने के बाद आपको ये कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? अब एक बार ध्यान से देखना, एक चीज मैं आपको समझाता हूं यहां से, है ना? जब आप log x, log बेस e यानी कि नेचुरल लॉग, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आंसर आता है 1 बाई एक्स।
और अगर आप 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो फिर से आंसर आ जाएगा log x। देखो यही तो है ना इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में क्या ही है, अगर आपने log x को डिफरेंशिएट किया तो 1/x, इंटीग्रेट किया 1/x को तो log x, सिंपल है ना। वैसे साइन और कॉस का देखो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो यहां पे अगर आप देखेंगे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला साइन x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। तो देखो फॉर्मूला एक बार, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, है ना, एंटी डेरिवेटिव, एग्जैक्टली ऐसा कर सकते हैं आप, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के और ढंग से रिवाइज करना है इसको, राइट, थोड़ा लॉजिक लगा के। तो ये सारे फॉर्मूले आपके रेफरेंस के लिए गिवन है। स्क्रीनशॉट, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, बिकॉज फॉर्मूला याद आएगा तो मजा आएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डन। cos स्क्वायर एक्स dx इज cot x, वही है cot x का ये होता था, है ना। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, x पावर n dx, नीट के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा यही यूज होता है। सिंपली ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लो। चलो एवरीवन, सो दिस क्वेश्चन सेज इंटीग्रेट क्यूबिक रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ x। सॉल्यूशन ही आ गया सीधा। सो एक्चुअली दिस इज अ मिस्टेक बेसिकली। चलो यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है, वन ऑफ द स्लाइड इज मिसिंग बेसिकली। चलो मैं क्वेश्चन आपको एग्जांपल की तरह ही करा देता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो मुझे पता है आप इसको सॉल्व करना चाहते थे, बट डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन ही आ गया, जस्ट बिकॉज वन स्लाइड इज मिसिंग। कोई नहीं, देखो ध्यान से एक बार। सो दिस इज क्यूबिक रूट ऑफ x, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लो, x पावर 1/3, सही है, x पावर 1/3 लिख लीजिए, प्लस 1 अपॉन, इससे भी आप लिख सकते हैं x पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करिए, ये x पावर 1/3 को ऊपर लेके आइए, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है x पावर n का, है ना। सो यही लॉजिक है इसका। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x पावर 1/3 प्लस x पावर -1/3, क्योंकि जब पावर वाली चीज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आती है तो माइनस हो जाती है ना। अब ध्यान से देखना, नीट का क्वेश्चन हम करेंगे प्रभात, है ना, विल बी डूइंग काइनेमेटिक्स क्वेश्चंस, तो आपको देखने को मिलेगा नीट का क्वेश्चन कैसा होता है एग्जैक्टली। अभी तो मैं आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूले और उनको यूज करने का तरीका बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, राइट। तो अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा तो हम एग्जैक्टली नीट और जेई मेंस टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, x पावर n का इंटीग्रेशन। फॉर्मूला क्या होता है, x पावर n+1 अपॉन n+1, अभी अभी देखा था हमने। तो यहां पे आप लिखेंगे x पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1, क्लियर ना। और यहां पे आपका आ जाएगा फॉर्मूला x पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1। सॉल्व करोगे बच्चों, प्लस सी लिखना जरूरी होता है, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, वो उसका रूल है ना। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, x पावर 1/3 प्लस 1 बन जाएगा x पावर 4/3, नीचे बन जाएगा 4/3, सो दैट विल बी रिटन 3/4, एंड देन ये वाला आ जाएगा आपका 3/2 x पावर 3/2, 2/3, है ना। तो आपका आंसर कौन सा मैच हो जाएगा, वैसे तो इसमें ऑप्शंस आपको दिख नहीं रहे हैं, है ना, बिकॉज स्लाइड मिसिंग है। कोई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं यहां से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था A, ओके। चलो बच्चों, क्या क्या सीखा आज हमने ये सीखा सबसे पहले तो कि बेसिक मैथ से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो हमारी जो जरूरत थी वो होता है ना, हम जब ट्रैवल के लिए निकलते हैं तो भाई खाना पैक कर लो, है ना, पानी की बोतल रख लो, बीच में प्यास लग सकती है। तो असल में आपको बीच में बेसिक मैथ्स की प्यास लग सकती थी जब हम नीट स्प्रिंट शुरू कर देते फुल फ्लेज के साथ काइनेमेटिक्स से, तो उसकी हम तैयारी कर रहे थे आज, है ना। हमने सब कुछ पैक करके रख लिया है, भाई ठंड लगेगी तो हमारे पास है फॉर्मूले, राइट। तो ये उसकी तैयारी थी बेसिकली पहला सेशन में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको ढंग की ही एजुकेशन दे, बीच में आपको ऐसा ना हो कि मिस हो जाए कुछ भी, व्हाइल वी आर डूइंग सम डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आपको याद नहीं आ रहा फॉर्मूला क्या है, राइट। क्योंकि रिवीजन सिर्फ आपका नहीं है, हमारा भी है। हमने आपको पहले पूरे साल पढ़ाया है, अब हमारी जिम्मेदारी है हम आपको रिवाइज भी करके दे बहुत अच्छे से चीजें। सो दैट इज वाई आज का ये सेशन था, बहुत बेसिक था। ऑब्वियस है आपको कुछ बहुत नया या कुछ वंडरफुल सीखने को नहीं मिला होगा, लेकिन जो आपको सीखने को मिला है, जो आपने रिवाइज किया है आज, वो आपको स्ट्रांग बनाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड प्रिपरेशन ऑफ योर फिजिक्स विथ मी, ओके। तो नेक्स्ट क्लास आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, काइनेमेटिक्स इन 1D, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं काइनेमेटिक्स इन 1D के, और 2D फिर अलग से करेंगे प्रोजेक्टाइल एंड रिलेटिव मोशन में, ठीक है बच्चों।
तो दैट्स इट फॉर टुडे। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जितने फॉर्मूले मैंने आपको दिखाए हैं आज इस सेशन में, सब के सब आप बिल्कुल मतलब लिटरली रट के आओ, बिकॉज मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, कुछ लॉजिक लगा के आप याद कर सकते हैं, बट वो आपके टिप्स पे होने चाहिए कि जब भी जरूरत पड़े आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकें। मैथ्स की वजह से हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है बच्चों, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस इज गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ। See you all in kinematics in 1D next week. Bye bye everyone. Study well. Have a nice day.